आप सभी को मेरा नमस्कार। दिल्ली आईएएस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम एक नए सेक्शन को शुरू कर रहे हैं। हम जिस सेक्शन को शुरू कर रहे हैं वो है हमारा पॉलिटी एंड गवर्नेंस, यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था को हम समझेंगे, पढ़ेंगे। जिस टॉपिक से हम शुरुआत कर रहे हैं वो टॉपिक है हमारा राष्ट्रपति, द प्रेसिडेंट। जब भी हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करते हैं तो हमारा जो राष्ट्रपति वाला टॉपिक है इसका अपना एक वेटेज है, यहाँ से कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की इस क्लास को पढ़ने के बाद हम अपने जो हमारे कंफ्यूजन्स हैं उनको दूर कर लेंगे बहुत अच्छे से और अपनी इस टॉपिक पर बहुत अच्छी एक समझ बनाएंगे। तो यहाँ से कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं जिनको हम वन बाय वन करके इस फ्लो चार्ट के माध्यम से अपने समझते हुए चलेंगे। तो जिस फ्लो चार्ट के माध्यम से हम इस टॉपिक को समझेंगे उसके जो सेक्शंस हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। जैसे सबसे पहले हम सामान्य परिचय की बात करेंगे, यानी कि जनरल इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, जिसमें हम ये जानेंगे कि भारत के राष्ट्रपति का वर्णन हमारे संविधान के किस भाग में, किस अनुच्छेद में। राष्ट्रपति जो हैं हमारे वो भारत के प्रथम नागरिक कहलाते हैं। वर्तमान राष्ट्रपति किस क्रम के हैं। तो कुछ इस तरीके से हम इस सेक्शन को समझेंगे। संघ की कार्यपालिका शक्ति, यानी कि एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन की जब हम बात करते हैं तो यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि संघ की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है। संघ की कार्यपालिका का जो शक्ति है उसका वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में। तो इन्हीं सब चीजों की चर्चा करेंगे हम कार्यपालिका शक्ति में। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, यानी कि राष्ट्रपति ऐसे वो कौन लोग होते हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव में प्रतिभाग करते हैं। उन लोगों में कौन कौन लोग शामिल है, किस प्रकार से निर्वाचक मंडल बनाया जाता है, कौन वो लोग हैं जो निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं है। तो उन सब चीजों की चर्चा करेंगे। निर्वाचक मंडल में कई बार प्रश्न ऐसे भी पूछ लिया जाता है, जैसे यहाँ पर अनुच्छेद मेंशन किए गए, तो कई बार ऐसे भी प्रश्न पूछा जाता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद से लगाया जाता है, राष्ट्रपति की शपथ किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो जो ये अनुच्छेद है ये भी हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है। इन अनुच्छेदों को भी हमें फोकस करते हुए चलना है। एक सीक्वेंस में लिखे गए, आप इस सीक्वेंस से अगर टॉपिक को समझेंगे तो अनुच्छेद को लर्न करने में बहुत आसानी रहेगी। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, यानी कि जो इलेक्शन प्रोसीजर है हमारा प्रेसिडेंट का वो किस तरीके से होता है, कौन सी पद्धति का उसमें प्रयोग किया जाता है, इलेक्शन किस प्रकार का है, डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है। तो इन सभी चीजों की चर्चा बहुत अच्छे से हम निर्वाचन पद्धति में करेंगे। पदावधि, यानी कि जब भी कोई राष्ट्रपति बनते हैं तो उसमें उनका जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्षों का होता है। इसके नेक्स्ट की अगर हम बात करें पुनर्निर्वाचन, यानी कि यहाँ पर हम ये देखेंगे कि भारत में जो भी राष्ट्रपति के पद पर आसीन होते हैं, अगर वो उनका टेन्योर पूरा हो जाता है तो क्या वो दोबारा से उस पद पर आ सकते हैं, यानी कि वो दोबारा राष्ट्रपति बन सकते हैं कि नहीं बन सकते। तो यहाँ पर हम भारत और इसके अलावा अमेरिका को कंपेयर करेंगे कि अमेरिका में क्या प्रावधान है, भारत में क्या प्रावधान है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो हमारा है राष्ट्रपति निर्वाचित होने की के लिए अर्हताएं क्या क्या हैं। तो यानी कि व्हाट आर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटीज होनी चाहिए। जैसे हम कहते हैं कि भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु 35 वर्ष से कम ना हो। तो यहाँ पर छोटे छोटे प्रश्न, जैसे प्रश्न ऐसे भी पूछा गया है कि राष्ट्रपति बनने के लिए जो अर्हताएं हैं उसमें पहली अर्हता है कि वह भारत का नागरिक हो। ही और शी शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर जो ही और शी शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया की जहाँ पर बात कही गई है, यहाँ पर क्या वो भारत में जन्म से ही भारत का नागरिक हो या फिर हम कहें कि नागरिकता यहाँ पर ग्रहण की हो। तो यहाँ पर इस चीज को हमें समझना होगा। तो यहाँ हम देखेंगे, यहाँ पर फिर से हम कंपेयर करेंगे अमेरिका के साथ। अगर इसके अलावा बात करें तो राष्ट्रपति पद की क्या शर्तें होती हैं, तो शर्तों की बात करेंगे। राष्ट्रपति की शपथ, यानी कि जब हम शपथ की बात करते हैं पदाधिकारियों की, तो हमारे जो पदाधिकारियों की शपथ है वो हमारे संविधान की अनुसूची 3 में उनका वर्णन है। लेकिन जब हम बात करते हैं राष्ट्रपति की शपथ की, तो राष्ट्रपति का वर्णन संविधान की अनुसूची 3 में नहीं है, बल्कि राष्ट्रपति की शपथ का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 60 में है। तो प्रश्न पूछा जाता है कि राष्ट्रपति की ओथ हमारे किस आर्टिकल के अंतर्गत है और राष्ट्रपति किन चीजों की शपथ लेते हैं। तो राष्ट्रपति 3 चीजों की शपथ लेते हैं, अनुरक्षण, संरक्षण, प्रतिरक्षण। तो इसकी चर्चा करेंगे हम किसमें, शपथ में।
नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो फिर है हमारा महाभियोग, जिसको हम इम्पीचमेंट कहते हैं। तो इम्पीचमेंट की अगर हम बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंटली ये पूछा जाता है कि महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है। तो राष्ट्रपति को जब भी हटाना हो, यानी कि राष्ट्रपति कभी संविधान का अतिक्रमण कर दे, तो ऐसे में राष्ट्रपति को संसद के द्वारा हटाया जाता है। और संसद जब राष्ट्रपति को हटाती है तो इसके लिए एक पूरा प्रोसीजर होता है। इस प्रोसीजर को ही महाभियोग, इम्पीचमेंट कहा जाता है, जो आर्टिकल 61 के तहत लगाया जाता है। तो इसकी जो बेसिक बातें हैं, इम्पीचमेंट कैसे लगाया जाता है, कितने दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना दी जाती है, किस सदन से प्रस्ताव शुरू होता है, तो ये सारी जो बेसिक बातें हैं इनको समझेंगे हम बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे से। महाभियोग पर राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर, तो यानी कि पद रिक्त होने पर जब भी कभी राष्ट्रपति अपने पद से त्यागपत्र दे दें या राष्ट्रपति की कभी आकस्मिक मृत्यु हो जाए, तो ऐसी परिस्थिति में नया चुनाव कब हो। तो ऐसे में दो जगहों से प्रश्न पूछे जाते हैं, एक तो उपराष्ट्रपति और एक राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति का पद रिक्त होने में कितने माह में चुनाव कराया जाए और उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने में कितने माह में चुनाव कराया जाए। तो यहाँ पर दोनों को हम बहुत अच्छे से कंसेप्चुअली समझ लेंगे। तो कि राष्ट्रपति के पद रिक्त होने की परिस्थिति में कितने माह में चुनाव कराया जाए। राष्ट्रपति की शक्तियों की बात करें तो राष्ट्रपति के पास बहुत सारी शक्तियां होती है। जैसे हम बात करते हैं, राष्ट्रपति के पास ऑर्डिनेंस पावर होती है, अध्यादेश की शक्ति होती है, राष्ट्रपति के पास वीटो पावर होती है, राष्ट्रपति के पास हमारी क्षमादान की शक्ति होती है, पार्डन पावर होती है, राष्ट्रपति के पास हमारी एग्जीक्यूटिव पावर होती है, कार्यपालिका शक्ति होती है, राष्ट्रपति के पास हमारी लेजिस्लेटिव पावर होती है, विधायी शक्तियां होती है। तो ये कोई राष्ट्रपति के पास आपातकालीन शक्तियां होती है, इमरजेंसी पावर होती है। ऐसे ही राष्ट्रपति के पास न्यायिक शक्तियां होती है। तो राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं, यहाँ से बेसिक प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे ऑर्डिनेंस पावर का किस संविधान के किस अनुच्छेद के तहत इसका वर्णन है, एब्सोल्यूट वीटो क्या होता है, निलंबनकारी वीटो क्या होता है, पार्डन पावर क्या होती है, राष्ट्रपति किसी व्यक्ति का मृत्युदंड जब माफ करते हैं तो वो किसकी सलाह पर करते हैं। तो ऐसे कुछ बेसिक क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, इसको समझेंगे। राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य कहने का मतलब है कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन, भारत की वर्तमान राष्ट्रपति कौन, भारत की वर्तमान राष्ट्रपति किस क्रम की हैं। वर्तमान राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, क्योंकि भारत की पहली महिला आदिवासी जनजाति से आने वाली राष्ट्रपति हैं। तो ये हमारी जनजातीय महिला की पहली राष्ट्रपति और महिलाओं में दूसरी राष्ट्रपति है। तो इनका संबंध किस जनजाति से है, ये किस राज्य को बिलोंग करती हैं, राष्ट्रपति बनने से पूर्व ये किस किस और पद पर रही, या फिर हम कह सकते हैं कि ऐसे कौन से राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध चुने गए, ऐसे कौन से राष्ट्रपति हैं जो न्यायाधीश के पद से राष्ट्रपति बने, ऐसे कौन से राष्ट्रपति हैं जो उपराष्ट्रपति के पद से राष्ट्रपति बने, ऐसे कौन से राष्ट्रपति हैं जो सबसे कम उम्र में राष्ट्रपति बनाए गए। तो ऐसे कई सारे बेसिक क्वेश्चंस जो हैं वो हम अपने इस टॉपिक में कवर अप कर लेंगे, जिसमें हम राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य की बात करेंगे। तो ये हमारा एक ओवरऑल फ्लो चार्ट रहेगा, जिस पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस टॉपिक में वन बाय वन करके आगे बढ़ेंगे। तो हम अपनी पहली सेक्शन में आ जाते हैं, जिसमें हम जनरल इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। जब भी हम राष्ट्रपति की बात करते हैं तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि राष्ट्रपति का वर्णन हमारे संविधान में कहाँ पर, या फिर हम बात करें कि संविधान क्या। तो जब हम संविधान की बात करें, सब पहले संविधान को समझ लेते हैं। जब हम संविधान की बात करें तो संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जिसके माध्यम से किसी देश की शासन व्यवस्था को चलाया जाता है। यानी कि हम 1947 से पहले ब्रिटेन के एक उपनिवेश के रूप में थे, और यहाँ भारत में शासन करने वाली जो शक्ति थी वो हमारी थी कौन, ब्रिटेन। तो ब्रिटेन के लोगों ने यहाँ पर अपने अनुसार भारत का शासन और प्रशासन चलाया। लेकिन लंबे संघर्ष के बाद जब हम आज़ाद हुए 1947 में, तो अब उसके बाद पहला सवाल यही था कि अब हमारे देश का शासन प्रशासन कैसे चलेगा, क्योंकि हम लोकतांत्रिक देश के रूप में स्थापित होने वाले थे। तो ऐसे में लोकतांत्रिक देश ऐसा देश होता है जहाँ की
जो सरकार है उसको चुनने का अधिकार जनता को होता है। तो जनता के द्वारा चुनी हुई सरकारें जिन जिन देशों में है वहां वहां पर हम कह सकते हैं कि वो कैसे देश है, हमारे लोकतांत्रिक देश है, और भारत भी एक लोकतांत्रिक देश है। तो यहाँ पर जो शासन व्यवस्था को चलाने के लिए जो संवैधानिक सभा बनाई, उस संविधान सभा ने एक संविधान का निर्माण किया, और इस संविधान का जब निर्माण हुआ तो इस पुस्तक में भारत के शासन प्रशासन की क्या व्यवस्थाएं रहेंगी, इन सभी बातों को लिखा गया। तो इसी संविधान में लिखा गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, और भारत का एक राष्ट्रपति होगा, इसका वर्णन हमें मिलता है संविधान के भाग 5 में। तो हमारा जो प्रश्न पूछा जा सकता है वो ये पूछा जा सकता है कि संविधान के किस भाग में राष्ट्रपति का वर्णन है, या फिर हम कहें केंद्र सरकार का वर्णन है। तो हमारे संविधान के भाग 5 में केंद्र सरकार का वर्णन आता है, और इसी केंद्र सरकार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारा कौन, राष्ट्रपति। तो संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति पद का प्रावधान है। तो आर्टिकल 52 के तहत इस पद का उल्लेख मिलता है संविधान में। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक यानी कि फर्स्ट सिटीजन। और अगर हम बात करें तो संवैधानिक प्रमुख यानी कि राष्ट्रपति जो होते हैं हमारे, ये हमारे संवैधानिक प्रमुख भी हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति जो है हमारे, वो हमारे राष्ट्राध्यक्ष भी कहलाते हैं। तो 2-3 बातें हमें ध्यान में रखनी है। एक तो यही कि राष्ट्रपति देश के प्रथम नागरिक होते हैं, राष्ट्रपति हमारे संवैधानिक प्रमुख है, और राष्ट्रपति हमारे, दूसरी बात कि राष्ट्रपति जो है हमारे वो राष्ट्राध्यक्ष भी कहलाते हैं। तो यहाँ पर हमें 3 बातों को हमने देखा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ राष्ट्रपति की जो प्रथम नियुक्ति हुई, यानी कि हमने जब हमारे संविधान सभा की अंतिम बैठक थी, वो तारीख थी हमारी 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई, और जिस तिथि को अंतिम बैठक थी उस दिन भारत ने 3 चीजें अपनाई, एक राष्ट्रीय गान, एक राष्ट्रीय गीत और एक राष्ट्रपति। तो यानी कि राष्ट्रपति के जो पद को जो ग्रहण किया गया है वो 24 जनवरी 1950 को किया गया है। और भारत के जो पहले राष्ट्रपति बनाए गए वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे, स्थायी अध्यक्ष। तो अगर कभी पूछे कि राष्ट्रपति का जो पद है उसको कब स्वीकार किया गया, तो 24 जनवरी 1950 को, और पहली नियुक्ति भी 24 जनवरी 1950 को ही की गई। ये हमारे सामान्य परिचय से संबंधित कुछ बातें थी। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में आए, तो हमारा जैसे नेक्स्ट टॉपिक है संघीय कार्यपालिका की शक्ति। भारत में संसदीय व्यवस्था है, और संसदीय व्यवस्था की जब हम बात करते हैं, पार्लियामेंट्री सिस्टम की जब हम बात करते हैं, तो यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम में 2 तरीके के प्रमुख होते हैं। एक होता है हमारा नाम मात्र का प्रमुख, और एक होता है हमारा वास्तविक प्रमुख। वास्तविक प्रमुख जब भी पूछे तो वास्तविक प्रमुख देश के प्रधानमंत्री हमारे वास्तविक प्रमुख कहलाते हैं, और राष्ट्रपति हमारे नाम मात्र के प्रमुख कहलाते हैं। तो यहाँ एक तो हमने संसदीय व्यवस्था में 2 तरीके के प्रमुख की बात करी। अब हम संसदीय व्यवस्था में एक और चीज को समझते हैं। जब हम संसदीय व्यवस्था की बात करते हैं या फिर हम सरकार के 3 महत्वपूर्ण स्तंभों की बात करते हैं, तो हम कहते हैं कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। सरकार के 3 महत्वपूर्ण हमारे स्तंभ हैं, जिसमें हम कार्यपालिका को एग्जीक्यूटिव कहते हैं, विधायिका को हम लेजिस्लेटिव कहते हैं, और न्यायपालिका को हम जुडिशियरी कहते हैं। तो जैसा हमने यहाँ कार्यपालिका लिखा है, तो जब भी हम विधायिका की बात करते हैं तो विधायिका कहने का मतलब है ऐसी संस्था जो कानून बनाने का काम करती है। और भारत में कानून बनाने के लिए केंद्र स्तर पर हमारी संसद है, और राज्यों के स्तर पर हमारी विधानसभा और विधान परिषद है, या हम कह सकते हैं कि विधान मंडल है। तो कानून बनाने की जो केंद्र और राज्य स्तर पर जो संसद है उसको हम विधायिका कहते हैं। विधायिका कहने का ही मतलब है विधि बनाने वाली संस्था। तो जब भी विधायिका कोई कानून बनाती है और उस विधायिका के कानूनों को जब लागू करना होता है, तो लागू करने की जो प्रक्रिया होती है वो की जाती है कार्यपालिका द्वारा। कार्यपालिका जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा होगा कि ऐसी पालिका जो क्या करती है, एग्जीक्यूट करती है, कार्य को एग्जीक्यूट करती है। तो जैसे हमने कहा एग्जीक्यूटिव, तो एग्जीक्यूटिव मतलब एग्जीक्यूट करने वाली संस्था। तो यानी कि विधायिका ने जो कानून बनाया उसको कार्यपालिका ने लागू किया। तो जब कार्यपालिका दोनों स्तर पर पाई जाती है, कार्यपालिका केंद्र स्तर पर भी पाई जाती है, कार्यपालिका राज्य स्तर पर भी पाई जाती है। क्योंकि हम राष्ट्रपति की बात कर रहे हैं तो हम केंद्र स्तर की बात कर रहे हैं,
तो हमने यहाँ पर संघीय कार्यपालिका की बात करी और हमने कहा अनुच्छेद 53 के तहत कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं। कहने का अर्थ है कि राष्ट्रपति कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं। कार्यपालिका में जो लोग शामिल हैं वो लोग कौन कौन है, पहले उनको देखते हैं। कार्यपालिका में शामिल है राष्ट्रपति, कार्यपालिका में शामिल है उपराष्ट्रपति, कार्यपालिका में शामिल है प्रधानमंत्री, कार्यपालिका में शामिल है मंत्रिपरिषद, कार्यपालिका में शामिल है महान्यायवादी। वैसे तो मंत्रिपरिषद में ही प्रधानमंत्री भी आते हैं क्योंकि मंत्रिपरिषद के प्रधान होते हैं प्रधानमंत्री, लेकिन हम यहाँ पर प्रधानमंत्री को हमने अलग से भी मेंशन कर लिया है। तो यहाँ पर हमने कहा कि जो हमारे कार्यपालिका के प्रमुख हैं वो है हमारे राष्ट्रपति। तो यानी कि एग्जीक्यूटिव में जितने भी लोग शामिल हैं वो लोग कानून को लागू करते हैं। जैसे हमारी संसद ने कानून बनाया कि भारत में जितने भी मजदूर हैं उनके लिए एक न्यूनतम मजदूरी फिक्स की जाएगी, और उनके लिए न्यूनतम मजदूरी फिक्स की गई तो एक कानून बना मनरेगा। अब कानून तो बनाया संसद ने मनरेगा, और इस कानून को लागू करना यानी कि मनरेगा कैसे लागू होगा, जैसे हमने कहा कि 100 दिन की मजदूरी मिलेगी, डीएम कार्यालय से मिलेगी, रजिस्ट्रेशन कराना होगा। तो ऐसे में जो भी इसको एग्जीक्यूट करने की जो भी तौर तरीके थे, वो डिसीजन लेने वाली जो पावर थी वो लोग कौन थे, वो कार्यपालिका के लोग थे। तो कानून बनाने की संस्था विधायिका और कानून को लागू करने की संस्था हमारी कार्यपालिका कहलाती है। इसी कार्यपालिका के प्रमुख है हमारे कौन, राष्ट्रपति। तो हमने कहा कार्यपालिका की समस्त शक्तियां यानी कि कार्यपालिका की जो समस्त शक्तियां होती है वो राष्ट्रपति के हाथों में निहित होती है। आर्टिकल 53 के तहत, अनुच्छेद 53 के तहत राष्ट्रपति स्वयं से अपने अधीनस्थों के माध्यम से इस कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करते हैं। अपने अधीनस्थों के माध्यम से भी इस शक्ति का क्या करेंगे, राष्ट्रपति प्रयोग करेंगे। तो आर्टिकल 53 बहुत यहाँ, ये तो खैर हमने डिटेलिंग में समझ लिया। क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है वो ये है, कई बार प्रश्न ऐसे पूछा जाता है कि कार्यपालिका का प्रमुख कौन, कार्यपालिका की समस्त शक्तियां किसके हाथों में निहित है, किस अनुच्छेद के तहत कार्यपालिका की शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती है। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि आर्टिकल 53 के तहत होती है और कार्यपालिका का प्रमुख हमारा राष्ट्रपति होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब हम डिस्कस करेंगे कि राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति के जो निर्वाचक मंडल है उनमें कौन कौन लोग शामिल होते हैं। क्योंकि जब हम राष्ट्रपति के इलेक्शन की बात करते हैं तो हमारा जो राष्ट्रपति का जो इलेक्शन होता है उसमें जनता को वोट देने का अधिकार नहीं होता है डायरेक्ट, यानी कि राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। इसमें जनता भागीदारी नहीं करती है, बल्कि जनता के द्वारा चुने हुए लोग राष्ट्रपति को वोट करते हैं। अब हमारे द्वारा तो, क्योंकि हमारे द्वारा कौन कौन लोग हैं जो राष्ट्रपति को वोट कर सकते हैं, वो लोग होंगे जो राष्ट्रपति को वोट कर सकते हैं वो हमारे निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। इसको इलेक्टोरल कॉलेज कहा जाता है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में यहाँ से पहले प्रश्न को सुन लीजिए कि प्रश्न किस तरीके से पूछा जा सकता है। प्रश्न ऐसे पूछा गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल है, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन लोग शामिल नहीं हैं। तो यहाँ पर हमें 2-3 बातों पर फोकस करना होगा। जैसे राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल है लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों की विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य। तो यहाँ पर फोकस करना होगा कि सभी निर्वाचित सदस्य या केवल निर्वाचित सदस्य। जैसे हम बात करें तो हमने कहा जो हमारी संसद है, इस संसद के 2 सदन होते हैं। अंग की बात करें तो संसद के 3 अंग, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। लेकिन सदन की बात करें, हाउस की बात करें तो हाउस में संसद के 2 सदन होते हैं, और 2 सदन में एक होता है हमारा लोकसभा और एक होता है हमारा राज्यसभा। इस लोकसभा की भी अगर हम बात करें तो लोकसभा के कुल सदस्य संख्या 543, और ये 543 के 543 हमारे कैसे होते हैं, निर्वाचित होते हैं। लेकिन यहाँ पर जैसे 543 अभी है इनकी संख्या, लेकिन अगर हम पहले की बात करें तो पहले लोकसभा की जो सदस्य संख्या थी वो हमारी 545 थी, और इस 545 में से भी 543 लोग हमारे इलेक्टेड थे, यानी कि जो निर्वाचित होके आते थे, और 2 सदस्य हमारे आंग्ल भारतीय समुदाय से मनोनीत होते थे। क्योंकि आंग्ल भारतीय समुदाय का मनोनयन समाप्त कर दिया गया
समुदाय से, और ये 2019 में एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा मेरे ख्याल से 104वां संविधान संशोधन, इसको आप क्रॉस चेक कर लेंगे, से ये जो आंग्ल भारतीय समुदाय का मनोनयन था ये केंद्र स्तर पर भी और राज्य स्तर पर भी समाप्त कर दिया गया है। तो इसलिए अब यहाँ पर लोकसभा में सीटों की संख्या 543 ना होकर केवल कितनी बची है, 545 ना होकर केवल बची है हमारी कितनी, 543। तो ये जो 543 जो लोग अब बचे हैं ये केवल और केवल कैसे हैं, निर्वाचित है। तो ठीक है, इनकी चर्चा तो निर्वाचित की तो हम बात कर ही रहे। और लेकिन अगर हम राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में हमारे 233 लोग निर्वाचित होते हैं अप्रत्यक्ष रूप से, और हमारा जो 12 लोग हैं वो मनोनीत होते हैं, यानी कि इनको नॉमिनेट किया जाता है। और इनको नॉमिनेट किया जाता है किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा ही इन्हें नॉमिनेट किया जाता है। तो जब भी हम निर्वाचक मंडल की बात करें तो निर्वाचक मंडल में ये लोग निर्वाचित लोग यानी कि लोकसभा के 543 और राज्यसभा के 233 ये लोग शामिल होंगे। मनोनीत सदस्य इसमें शामिल नहीं होते, क्योंकि केवल और केवल किसकी बात की गई है, निर्वाचित की बात की गई है। ऐसे ही हमारा राज्यों में भी होगा। तो अब देखिए, क्योंकि राज्यों में भी आंग्ल भारतीय समुदाय से मनोनयन होता था और वो समाप्त हो गया, तो वहां से भी केवल मनोनयन की बात ही नहीं कर रहे हैं हम, किसकी बात कर रहे हैं, निर्वाचित की ही बात कर रहे हैं। तो निर्वाचक मंडल में शामिल है लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों की विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य। केंद्र शासित प्रदेशों की अगर हम बात करें तो केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली और पौंडीचेरी हमारे दोनों केंद्र शासित प्रदेश है। भारत में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश है। इन 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से दिल्ली और पौंडीचेरी के पास ये राइट है कि वो निर्वाचक मंडल में शामिल है, क्योंकि दिल्ली और पौंडीचेरी दोनों ही हमारी निर्वाचित विधानसभाएं हैं, दोनों ही जगह पर हमारी निर्वाचित विधानसभाएं हैं। जम्मू कश्मीर भी हमारी ही ऐसी ही एक केंद्र शासित प्रदेश है जहां की विधानसभा निर्वाचित है, लेकिन जम्मू कश्मीर की विधानसभा इस राष्ट्रपति के इलेक्शन के टाइम पर भंग थी, तो इसलिए जम्मू कश्मीर इसमें शामिल नहीं है। दिल्ली और पौंडीचेरी की भी अगर हम बात करें तो दिल्ली और पौंडीचेरी की विधानसभाओं को पहले ये अधिकार नहीं था कि ये शामिल हो, लेकिन 70वें संविधान संशोधन 1992 से दिल्ली और पौंडीचेरी को भी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया। तो कई बार ये भी प्रश्न पूछा गया है कि दिल्ली और पौंडीचेरी को किस संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से शामिल किया गया। तो ध्यान में रखना है हमें 70वें संविधान संशोधन 1992 से। ये जो 70वां संविधान संशोधन है ये 1995 से प्रभावी हुआ। यहाँ पर हमने इनको तो देख लिया कि ये वो लोग हैं जो निर्वाचक मंडल में शामिल है। प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है कि निर्वाचक मंडल में शामिल कौन नहीं है, तो यहाँ पर हमें ध्यान देना होगा निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं है केंद्र और राज्य स्तर पर जो भी मनोनीत सदस्य होते हैं वो लोग शामिल नहीं है, और विधान परिषद के सदस्य भी हमारे निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं है। तो ये दोनों ही लोग हमारे निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं है। प्रश्न, राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं संसद के सभी सदस्य, संसद और राज्यों की विधानसभा विधानमंडल के सभी सदस्य, लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों की विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य, और इनमें से कोई नहीं। इस तरीके से प्रश्न मिल सकता है। तो हमें जो 3rd ऑप्शन है, लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों की विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य, ये हमारा क्या होगा, ठीक होगा। तो यहाँ पर आप हमें ये ध्यान में रखना है कि ये और ये शामिल नहीं होते। तो निर्वाचक मंडल का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 54 के तहत मिलता है। अब जब हमें ये पता चल गया कि एक निर्वाचक मंडल होता है जिसमें लोग वोट करते हैं, तो अब देखते हैं कि राष्ट्रपति का जो इलेक्शन प्रोसीजर होता है वो कैसे होता है। इलेक्शन प्रोसीजर को समझते हैं। जब भी हम राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति की बात करते हैं तो पहला सवाल, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में। तो राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति का जो अनुच्छेद है वो है हमारा आर्टिकल 55। अनुच्छेद 55 के तहत इसका वर्णन मिलता है। राष्ट्रपति का चुनाव क्योंकि अप्रत्यक्ष चुनाव है, तो सबसे पहले भारत में जो चुनाव होते हैं वो 2 प्रकार से होते हैं। एक होता है प्रत्यक्ष चुनाव जिसमें जनता डायरेक्ट वोट कास्ट करती है, जैसे संसद का चुनाव यानी कि लोकसभा का चुनाव, राज्यों में विधानसभा का चुनाव, पंचायत का चुनाव,
नगर पालिका, नगर निगम का चुनाव, तो ऐसे में ये सभी ऐसे चुनाव हैं जिसमें प्रत्यक्ष रूप से जनता वोट डालती है। इसके अलावा कुछ ऐसे चुनाव होते हैं जिसमें जनता प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी नहीं करती है, यानी कि खुद वोट नहीं डालती है, बल्कि जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि उसमें वोट डालते हैं। उसमें सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल है वो राष्ट्रपति का चुनाव है। जैसे हमने चुना लोकसभा के सदस्यों को, हमने चुना विधानसभा के सदस्य को, तो हमारे द्वारा जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो वोट करते हैं जब किसी और इलेक्शन में, तो ऐसे पूरे इलेक्शन के प्रोसीजर को अप्रत्यक्ष चुनाव कहा जाता है। तो राष्ट्रपति का चुनाव एक प्रकार का हमारा इनडायरेक्ट इलेक्शन है, अप्रत्यक्ष चुनाव है। ये तो एक पक्ष है हमारा। अब दूसरा अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति का जो इलेक्शन प्रोसीजर है वो भी हमारा कुछ डिफरेंट है नॉर्मल से। जब हम राष्ट्रपति के इलेक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर एक टर्म आया है आनुपातिक प्रतिनिधित्व। और आनुपातिक प्रतिनिधित्व कहने का मतलब है कि राष्ट्रपति की जो जब हम राष्ट्रपति के इलेक्शन की बात करते हैं तो जो मतों की जो गणना है वो हमारी ऐसे नहीं है कि किसको कितने ज्यादा मत मिले। यहाँ पर जो गणना होती है वो मत मूल्य के आधार पर होती है, और मत मूल्य जो होता है वो हमारा किसी राज्य की जनसंख्या कितनी है और वहां पर कितने विधानसभा के सदस्य हैं इससे निकाला जाता है। संसद के लिए ये क्या हो जाता है, थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। तो ऐसे ही जब हम बात करते हैं आनुपातिक प्रतिनिधित्व की, तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व कहने का मतलब है मत मूल्य जनसंख्या के आधार पर निकाला जाता है। तो हर जिस राज्य की जनसंख्या जितनी होती है तो उस राज्य का मत मूल्य उतना होता है। जैसे हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या अधिक है, वहां पर विधायकों की संख्या अधिक है, तो वहां का जो मत मूल्य निकलेगा एक विधायक का वो क्या होगा, अलग होगा। और जब हम इसी को ही उत्तराखंड से कंपेयर करें तो उत्तराखंड की जनसंख्या अलग, विधायकों की संख्या अलग, तो उत्तराखंड के एक विधायक का मत मूल्य जो होता है वो अलग होता है। तो ऐसे में जब हम अनुपातिक प्रतिनिधित्व की बात करते हैं तो यानी कि हम जनसंख्या के अनुपात पर मत मूल्य की बात कर रहे हैं। तो किसका अनुपात कह रहे हैं हम, जनसंख्या का अनुपात। तो इसी को ही हमने अनुपातिक प्रतिनिधित्व कहा, जिसको हम यहाँ पर आप इतना समझ लीजिए, बाकी आगे आने वाली स्लाइड में हम इसको और डिटेलिंग में समझ लेंगे कि किस प्रकार से हम मत मूल्य निकाल रहे हैं और किस प्रकार से हमने अनुपातिक प्रतिनिधित्व की बात कही। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का मतलब है, यानी कि जब भी राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है तो सपोज इलेक्शन में 4 कैंडिडेट हैं, तो ऐसे में ऐसा नहीं है कि हमने अपने पसंदीदा कैंडिडेट को वोट किया और उसके अलावा हमने 3 बाकी जो बचे हुए कैंडिडेट है उनको वोट नहीं किया, क्योंकि राष्ट्रपति एक बहुत बड़ा पद होता है। तो ऐसा नहीं है कि 4 कैंडिडेट में से आप किसी एक को वोट करें, चारों को वोट करना जरूरी है, लेकिन आप अपनी प्रेफरेंशियल चॉइस में उनको वोट कर सकते हैं। जैसे ABCD 4 कैंडिडेट है, आपकी जो सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस है आपने उनको वोट किया, फिर सेकंड प्रेफरेंस में वोट किया, फिर थर्ड प्रेफरेंस में वोट किया, फिर फोर्थ प्रेफरेंस में वोट किया। अब जब गिनती होगी तो ऐसे में जिस भी कैंडिडेट को कम सबसे फर्स्ट राउंड में जो जिसको कम वोट मिले होंगे तो वो वाला कैंडिडेट बाहर हो जाएगा, उसके जो वोट होंगे वो सभी में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, बाकी जो बचे हुए 3 होंगे उसमें उनके वोटों को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसको कहा जाता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। तो क्योंकि राष्ट्रपति जो है वो पूरे देश के लिए होते हैं और पूरे देश में ऐसा नहीं है कि क्या कहते हैं उनको केवल एक पर्टिकुलर पार्टी के ही वोट मिल रहे, पूरे देश की, क्योंकि हम प्रेफरेंस में वोट करते हैं, तो प्रेफरेंस में वोट करने पर जब हम जो कैंडिडेट को कम वोट मिलते हैं वो जब बाहर होते हैं तो उनके भी वोट क्या हो जाते हैं, ट्रांसफर होते हैं। तो ट्रांसफर होने की कंडीशन में अंततः वो क्या होते हैं और समअप होकर वोटों की काउंटिंग की जाती है, तो सभी के वोट उसमें चले जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि राष्ट्रपति क्या पूरे देश के लिए वो किसी एक पर्टिकुलर पार्टी के कैंडिडेट हो सकते हैं, लेकिन जब वो पद पर होते हैं तो वो काम एक पर्टिकुलर पार्टी के लिए नहीं करते हैं, बल्कि किसके लिए, पूरे देश के लिए करते हैं, जिसको जस्टिफाई करता है हमारा सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। इसको आप और डिटेल में हम समझेंगे। आगे अगर हम बात करें तो हम संसद तथा राज्य विधानसभाओं के सदस्यों के मत मूल्य कैसे निकाले जाते हैं। जैसे हमने कहा कि आनुपातिक मत पद्धति का प्रयोग किया जाता है, और उस आनुपातिक मत पद्धति का प्रयोग कैसे, वहां उस राज्य की जनसंख्या के आधार पर और वहां पर जो हमारे उस समय पर जो निर्वाचित विधायक हैं उनके आधार पर। तो जैसे अगर हमें एक विधायक का मत मूल्य निकालना है, भारत में 28 राज्य हैं और 28 राज्यों में
उनका अपना एक भौगोलिक संरचना है, कोई राज्य छोटा है, कोई राज्य बड़ा है, किसी राज्य में जनसंख्या बहुत अधिक है, किसी राज्य में जनसंख्या बहुत कम है, किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की संख्या सामान्य नहीं है, अलग अलग है सामान्यतः। तो हम विधायक का मत मूल्य कैसे निकालेंगे, मतलब सभी राज्यों का, क्योंकि जो सिनेरियो है वो बिल्कुल चेंज है, विधानसभा के सदस्य की संख्या अलग है, जनसंख्या अलग है, तो कैसे हम जब, क्योंकि वोट सबने करना है, सभी राज्यों के विधायकों ने करना है, तो हम इक्विवेलेंट करने के लिए कैसे करेंगे। तो हमने एक संविधान सभा के लोगों ने एक फॉर्मूला रखा कि हम इस फॉर्मूले के माध्यम से मत मूल्य निकालेंगे और मत मूल्य के माध्यम से ही हम गणना करेंगे। तो जब भी किसी राज्य का विधायक का मत मूल्य निकाला जाता है तो उसके लिए जो फॉर्मूला है हमारा, तो हमने कहा कि एक विधायक का मत मूल्य बराबर राज्य की कुल जनसंख्या। तो राज्य की कुल जनसंख्या हमारी कौन सी है, 1971 की, 1971 की जनसंख्या ली जाती है। यहाँ पर यह भी प्रश्न पूछा गया है कि कौन सी जनसंख्या ली जाती है, तो 1971 की जनसंख्या ली जाती है। राज्य की कुल जनसंख्या डिवाइडेड बाय राज्य विधानसभाओं के कुल निर्वाचित सदस्य, यानी कि उस राज्य की विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव हमारे कितने हैं। तो यहाँ पर फिर उसके बाद हम गुणा 1/1000, यानी कि यहाँ पर चाहे तो 1 लगा हुआ हो या फिर सीधे अगर 1000 आपको यहाँ पर भी दे दिया हो, ऐसे ना देकर सीधे राज्य की कुल जनसंख्या और राज्यों की विधानसभाओं के कुल निर्वाचित संख्या इंटू 1000 दिया हो, तो ये भी हमारा करेक्ट है। लेकिन हमने जब 1/1000 की बात करी है तो हम वहीं से समझ लेते हैं। तो जैसे हमने कहा, जैसे हम उत्तराखंड की बात करें तो जिस 1971 की बात करें तो 1971 में हम यूपी का ही हिस्सा थे, और अगर हम केवल 13 जिलों की बात कर लें तो लगभग जो जनसंख्या रही होगी, ये एक रफ में आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, तो कुछ 44 से 45 लाख के बीच में यहाँ की जनसंख्या रही होगी। और 44 से 45 लाख को जब हमने 70 लोगों से जब हम डिवाइड करते हैं, तो यहाँ 70 राज्य की विधानसभा में 70 सदस्य, और 70 को जब आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 70,000 हो जाएंगे। तो 45 लाख डिवाइडेड बाय 70,000 जब हम करते हैं तो ऑलमोस्ट लगभग एक रफ मैंने आपको बताया, हमारी जो वैल्यू आती है वो आती है कितनी, 64। यानी कि हमारे उत्तराखंड का एक विधायक अगर वोट करता है राष्ट्रपति के इलेक्शन में, तो हमारे एक विधायक का जो मत मूल्य होता है वो होता है कितना, 64। ऐसे ही सभी राज्यों का निकाल लिया जाता है। जैसे हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश का जो मत मूल्य है वो सबसे ज्यादा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भी अधिक है, उत्तर प्रदेश की विधानसभा की सदस्यों की संख्या भी अधिक है, तो इसलिए उत्तर प्रदेश का मत मूल्य सबसे ज्यादा आता है, 208। ऐसे ही सिक्किम की बात करें तो सिक्किम का जो मत मूल्य है वो न्यूनतम है, भारत में सबसे कम विधायक का मत मूल्य वाला जो राज्य है वो सिक्किम है, एक विधायक वोट करता है तो उसका मत मूल्य होता है कितना, 7। तो हमने यहाँ पर देखा एक किसी राज्य का 64 है, किसी राज्य का 208 है, किसी राज्य का 7 है, तो हमने यही कहा कि यही क्या है, हमारा जनसंख्या के आधार पर मतों का जो अनुपात है, इसी को ही हम अनुपातिक प्रतिनिधित्व कहते हैं। इसके अलावा जब हम बात करें तो ये तो हमने जाना कि एक विधायक का मत मूल्य कैसे निकाला जाता है। तो एक तो ये बात याद रखनी है आपको कि विधायक का मत मूल्य निकालने के लिए 1971 की जनसंख्या ली जाती है। दूसरा, सबसे ज्यादा मत मूल्य हमारा उत्तर प्रदेश के विधायक का, सबसे कम हमारा सिक्किम का, और हमारे राज्य उत्तराखंड का जो मत मूल्य है वो 64 है। इसके बाद जब हम बात करते हैं तो हमने कहा लोकसभा के भी सदस्य जो होते हैं वो हमारे वोट करते हैं, और लोकसभा के सदस्यों का जब हम मत मूल्य निकालते हैं, यानी कि हम संसद के जो निर्वाचित सदस्य हैं उनका मत मूल्य जब निकालते हैं, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों का, तो जब हम इनका मत मूल्य निकालते हैं एक सांसद सदस्य का, तो एक सांसद का मत मूल्य बराबर सभी राज्यों के विधायकों का कुल मत मूल्य, यानी कि सभी राज्यों के विधायकों का जो कुल मत मूल्य आता है उसको हम देखते हैं कि वो कितना है, और जब हम उसकी बात करते हैं तो वो लगभग आता है हमारा 4,95,000 कुछ ऐसे आता है। मैं 5,49,495। तो इसको हम यहाँ नोट कर लेते हैं, 5,49,495
और इसको हम डिवाइड करते हैं राज्यों के कुल विधायकों का मत मूल्य इतना, संसद के निर्वाचित सदस्यों की संख्या। तो संसद में लोकसभा में सदस्य हैं हमारे 543 निर्वाचित, और राज्यसभा में संसद के सदस्य हैं निर्वाचित 233, राज्यसभा में 233 निर्वाचित है और 12 मनोनीत है। मनोनीत सदस्य इंक्लूड नहीं किए जाते, इसलिए हम केवल निर्वाचित की बात कर रहे हैं। तो जब हम इसको ओवरऑल कैलकुलेट करते हैं तो संसद के एक सदस्य का मतमूल हमारा 708 आता है। तो 708 हमारा एक सांसद का मतमूल्य है। राज्यों के विधायकों का मतमूल्य हमारा डिफरेंट होता है, डिपेंड करता है उस राज्य की जनसंख्या के ऊपर, उस राज्य में कितने विधायक हैं इसके ऊपर। तो इसलिए इस पद्धति से हमारा क्या निकाला जाता है, मत मूल्य निकाला जाता है। ये हमारे मत मूल्य की बात है, और इससे पहले हमने निर्वाचन की पद्धति की बात करी थी। अब ये पूरा जब हमने निर्वाचन देख लिया कि इस तरीके से निर्वाचक मंडल में ये लोग शामिल होते हैं, मत मूल्य निकालने के लिए इन फॉर्मूले का यूज किया जाता है। इसके अलावा जब हम राष्ट्रपति के पूरे इलेक्शन की बात करें और सपोज उस इलेक्शन में कोई विवाद हो जाए, तो ऐसे में उस विवाद को सुलझाने का काम या उस विवाद पर जांच करने का काम करने का अधिकार किसके पास है, अगर ऐसा प्रश्न पूछे तो जब भी राष्ट्रपति चुनाव संबंधी कोई विवाद हो जाए, यानी कि सभी विवादों की जांच, वे फैसले देने का जो काम होता है, जो राइट होता है, जो अधिकार होता है, वो भारत के सर्वोच्च न्यायालय को यानी कि उच्चतम न्यायालय को यानी कि सुप्रीम कोर्ट के पास होता है। तो राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी कोई विवाद में जांच कराने का काम और उस पर अंतिम फैसला देने का जो काम है वो सुप्रीम कोर्ट के पास है, सुप्रीम कोर्ट के राइट के अंतर्गत है। तो ये हमारा अभी तक का एक यहाँ तक का की जो क्लास थी, इसमें हमने राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति, राष्ट्रपति की वोट वैल्यू कैसे काउंट की जाती है, इसके अलावा कार्यपालिका की शक्तियां क्या होती है, कार्यपालिका विधायिका क्या होता है, इसको हमने समझा। इसके आगे के जो फ्लो चार्ट के जो बचे हुए टॉपिक हैं इसको हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी, जो आपको समझ में नहीं आया होगा वो आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा जिन लोगों ने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है वो लोग हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा ऐप का लिंक है, तो आप वहां से हमारे ऐप के लिंक को भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच आज की क्लास के लिए। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।